हेलो, आप सभी का पुनः स्वागत है। अब तक के सेशन में हमने अपने पैसों को सुरक्षित रखने में बैंकों के महत्व और उन्हें जमा करने और बढ़ाने की विभिन्न सुविधाओं के बारे में सीखा है। हमने निवेशों और बीमाओं के बारे में भी सीखा जो हमारे निवृत्ति के बाद और विभिन्न हादसों से जूझने में सहायता करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पैसे बैंक में सुरक्षित हैं। आज हम देखेंगे कि बैंक में पैसे सुरक्षित किस कारण से रहते हैं। हमारे पैसों को सुरक्षित रखना भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की जिम्मेदारी है। आरबीआई का मुख्य कार्य देश की सारी वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करना है। आरबीआई कानून और संरचना बनाते हैं जिसके तहत बैंक काम करते हैं और हमारे वित्त और निवेश की रक्षा करने में सहायता करते हैं। आरबीआई की भूमिकाओं को समझने के साथ हम इस चैप्टर का प्रारंभ करेंगे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बाजार में कई प्रकार की कपटपूर्ण योजनाएं हैं जिनमें कई लोग अपने पैसे लगाते हैं और उन पैसों को खो देते हैं। इस चैप्टर में हम ऐसी कपटपूर्ण योजनाओं और उनके प्रभाव के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम इन योजनाओं का शिकार होने पर उपलब्ध निवारणों के बारे में भी जानेंगे। आइए हम आरबीआई के कुछ कार्यों पर चर्चा करते हैं। ये है, सभी बैंक आरबीआई के नियमों और विनियमों के दायरे में है। हम जो पैसा बैंकों में रखते हैं उसमें से प्रत्येक खाते के लिए आरबीआई द्वारा 5 लाख तक की गारंटी दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरे बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं। आरबीआई भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए भी बैंकर का कार्य निभाता है। 1 रुपए के सिक्कों और नोटों को छोड़कर सभी नोटों की छपाई और प्रचलन आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 1 रुपए के सिक्कों और नोटों के प्रचलन का नियंत्रण भारत सरकार करती है। क्योंकि हमारे बैंक में खुले बचत खाते यानी कि सेविंग्स अकाउंट आरबीआई की निगरानी में आते हैं, वो सुरक्षित हैं। इसी तरह हमारे सारे एफडी, आरडी, पीपीएफ और एनपीएस जैसे अकाउंट भी बैंक में इसी कारण से सुरक्षित रहते हैं। इन खातों में रखे पैसों पर उठने वाला ब्याज भी आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इस ब्याज का दर वो समय समय पर बदलते रहते हैं। ये याद रखना बहुत आवश्यक है। अभी तक के चैप्टरों में हमने देखा है कि बैंक के द्वारा उपलब्ध किए गए विभिन्न साधनों के द्वारा हम किस तरह से अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं। परंतु कई बार हम ऐसी योजनाओं के बारे में सुनते हैं जो कपटपूर्ण होते हैं और जिनके प्रति हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अपने पैसों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी तरह की योजना में पैसे डालने से पहले हम उसे ध्यान से परख लें। वित्तीय धोखाधड़ी से हर समय सावधानी बरतनी चाहिए। आइए हम ऐसी कुछ कपटी योजनाओं के उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। मास मार्केटिंग फ्रॉड। विश्वास महाशय के मित्र अमल उन्हें एक दिन किसी कंपनी के निमंत्रण के बारे में बताते हैं जो अधिकतर रिटर्न वाले निवेश में पैसे डालने का अवसर प्रदान करते हैं। अमल अपने मोबाइल पर आए हुए ईमेल को खोलकर विश्वास महाशय को दिखाते हैं ताकि वो इस निवेश की विशेषताएं खुद जांच कर पाएं। विश्वास महाशय इस ईमेल को पढ़ने के बाद कहते हैं कि वो पैसे डालने से पहले कुछ और जांच करना चाहेंगे। कुछ दिनों बाद जब अमल उनसे एक बार फिर इस निवेश में पैसे डालने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है तो विश्वास महाशय मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि उनके पास निवेश के लिए पर्याप्त तरल या कैश पैसा नहीं बचा है। बहुत बार आपको विभिन्न कंपनियों की ओर से पेशेवर दिखने वाले
कपटपूर्ण ईमेल आएंगे जो आपको किसी वेबसाइट के लिंक पर जाने के लिए कहेंगे। इन वेबसाइट पर अक्सर कंपनी और उनके द्वारा बेचे जाने वाले निवेशों के बारे में जानकारी होगी। जब तक आपको कंपनी की प्रामाणिकता का पता नहीं चल जाता, तब तक आपको फोन पर कभी भी दान, निवेश या खरीदारी नहीं करनी चाहिए। निवेश धोखाधड़ी। एक दिन शिखा अपनी सखी मीना के घर खाने के दावत पर जाती है। पहुंचने पर वो देखती है कि मीना ने और कई लोगों को भी दावत पर बुलाया है। खान पान होने के बाद मीना सौंदर्य प्रसाधन में एक नए व्यवसाय के बारे में बात करती है, जो प्रत्येक बिक्री पर एक अच्छा कमीशन सुनिश्चित करता है। इस व्यवसाय की योजना के अनुसार आई हुई औरतों को पहले मीना से 1,000 रुपए का सौंदर्य प्रसाधन का किट खरीदना होगा। 1,000 रुपए से ज्यादा होने वाली किसी भी बिक्री की कमाई उन्हें दे दी जाएगी। बिक्री करने के साथ साथ उन्हें व्यवसाय में जुड़ने के लिए और लोगों को भी प्रोत्साहित करना होगा ताकि वो अपनी कमाई को बढ़ा सकें। मीना की दोस्त अंजू ऐसे किसी व्यवसाय के साथ जुड़े अपने बुरे अनुभव के बारे में बताया और उन सबको इस योजना से जुड़ने से मना कर दिया। ऐसे फ्रॉड में आपको किसी व्यवसाय में निवेश करने या बेचने के लिए माल खरीदने के लिए भर्ती करने की कोशिश की जाएगी। आपसे ये आशा रहती है कि आप इस व्यवसाय में नए लोगों को भर्ती करेंगे। कुछ समय तक आप इस आशा को पूरा कर सकेंगे, जिसके बाद नए लोग भर्ती लेना बंद कर देंगे। जब ऐसा होता है तो आपको भर्ती करने वाले लोग भी आपके पैसों को लेकर गायब हो जाते हैं। लॉटरी घोटाला। एक दिन अजय को एक ईमेल आता है कि उसने 10 लाख की लॉटरी जीती है। ईमेल के अनुसार जीती हुई राशि को अपने खाते में ट्रांसफर करवाने के लिए उसे दिए हुए लिंक पर जाना होगा। लिंक से जुड़े हुए वेबसाइट पर जाने पर उससे कहा जाता है कि वो टैक्स के तौर पर 45,000 रुपए जमा करें। ऐसा करने के बाद ही जीती हुई राशि को अजय के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अजय खुशी खुशी 45,000 रुपए जमा कर देता है, ये सोचते हुए कि शीघ्र ही उसके अकाउंट में उससे कई गुना अधिक पैसे आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। एक हफ्ते बाद भी जब उसे जीती हुई राशि नहीं मिलती है, तो वो वेबसाइट पर दिए नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है, पर इसमें भी वो असफल रहता है। ईमेल करने पर भी ईमेल प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचते हैं। उसे तब कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है और वो जल्द ही बैंक जाकर पैसों के ट्रांसफर को रोकने की कोशिश करता है। पर क्योंकि ट्रांसफर का अनुमोदन 8 दिन पहले दिए गए थे, वो ऐसा करने में असफल रहता है। परंतु बैंक से उसे सलाह मिलती है कि वो पुलिस के साइबर सेल में इस हादसे की शिकायत दर्ज करे। आपको ऐसे मेल आएंगे जो आपको किसी बड़ी राशि देने वाली लॉटरी का विजेता घोषित करेंगे। इन जीते हुए पैसों को पाने के लिए आपको एक दिए गए बैंक अकाउंट में कुछ पैसे टैक्स के रूप में भेजने होंगे। हमेशा याद रखें कि असली लॉटरियां कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगेगी। ऐसे मैसेजों को फौरन डिलीट कर दें। आत्मीयता धोखाधड़ी। शाम को जब विश्वास महाशय कुछ दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे, तो उनके समूह में सुखलाल आता है। नए कपड़े, महंगी नई घड़ी और लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल फोन बन जाते हैं। बातों बातों में पता चलता है कि सुखलाल ने ये सारी चीजें किसी नए निवेश योजना के जरिए कमाए पैसों से खरीदी है। ये निवेश योजना हर महीने जमा किए पैसों पर लगभग 12% मासिक ब्याज दर देता है।
ये दर प्रतिशत किसी और बैंक के द्वारा दी गई योजना से बहुत अधिक है। इस निवेश योजना के बारे में सुनकर विश्वास महाशय भी बहुत उत्सुक हुए। घर जाकर वो इस योजना के बारे में अपने पिताजी को बताते हैं, जो उन्हें ऐसे अद्भुत योजनाओं से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। ये सुनकर उन्हें थोड़ा दुख पहुंचता है, पर पिताजी और शिखा की बात मानकर वो इस योजना में पैसे तब भी नहीं डालते हैं जब उनके सारे मित्र ऐसा करते हैं। एक साल बीतते बीतते उनके सारे मित्रों को योजना के द्वारा पैसे मिलने बंद हो जाते हैं। जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि ये योजना को देने आवेदन करने वाली कंपनी कभी थी ही नहीं। जब गांव के लोग सुखलाल की तलाश करते हैं तो वो भागा हुआ रहता है। बाद में पता चलता है कि सुखलाल ने भी अपनी सारी जमा पूंजी खो दी है। ऐसे जालसाज पूरे समूह को योजना को संबोधित करके आपका विश्वास अधिक आसानी से जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास के लोग ऐसी योजनाओं में निवेश करें, पर आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए और निवेश का फैसला लेने से पहले सभी विवरणों को सत्यापित कर लेना चाहिए। कार्ड फ्रॉड। एक दिन विकास को कॉल आता है कि उसका एटीएम कार्ड 3 दिन में बेकार हो जाएगा और वो अपने कार्ड को ऑनलाइन नवीनीकृत करवा सकता है। विकास को एटीएम कार्ड केवल 6 महीने पहले ही मिला था। व्याकुलता के कारण वो नवीनीकृत करने की प्रक्रिया के बारे में कॉलर से पूछता है। टेलीकॉलर आसानी से सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है और विकास से कहता है कि अगर विकास अपने कार्ड का पिन और उसके बाद फोन पर आने वाली ओटीपी उन्हें बता देगा तो वो उसका कार्ड फौरन नवीनीकृत कर देंगे। विकास ऐसा करने से इनकार कर देता है और बैंक जाकर नवीनीकृत करवाने की प्रक्रिया शुरू करवाने के बारे में पूछता है। उसकी इस बात को सुनने पर कॉलर तुरंत फोन काट देता है। इसके बाद विकास उस नंबर को अपने फोन से ब्लॉक कर देता है। कार्ड फ्रॉड तब होता है जब कोई आपकी अनुमति के बिना आपके कार्ड और उससे जुड़ी जानकारी या पिन का उपयोग करता है। कभी भी अपने कार्ड की जानकारी किसी और को ना दें। अपनी जानकारी को कॉल पर कभी भी ना दें। बैंकें ऐसे कॉल नहीं करती हैं। जिन नंबरों से ऐसे कॉल आते हैं उन्हें ब्लॉक कर दें। पूंजी योजनाएं। विकास अपने 6 दोस्तों को एक बढ़िया वेतन देने वाली नौकरी के साथ देखता है। वो विकास को भी इस कंपनी में नौकरी करने का निमंत्रण देते हैं। जब विकास उनके वेतन और प्रोत्साहन राशि के बारे में सुनता है तो इस कंपनी में नौकरी करने के लिए उसका मन भी ललचाता है, परंतु उनके कंपनी के साथ वो 6,500 निवेश करता है। इन पैसों पर उसे 1 महीने नियमित तौर पर ब्याज मिलता रहता है। फिर 6 महीनों तक ऐसा होता है कि उसे मासिक ब्याज की राशि नहीं मिलती है। धीरे धीरे भुगतान मिलना अनिश्चित होता जाता है और एक समय के बाद पूरी तरह से बंद हो जाता है। दूसरे लोगों से पूछताछ करने पर उसे पता लगता है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। इसके बाद वो अपने एजेंट से मिलने का फैसला करता है। एजेंट के अनुसार कंपनी पर ताला लग चुका है और प्रबंधन की सारी टीम का कोई पता नहीं। 1 हफ्ते बाद खबरों में आता है कि उस कंपनी ने विकास जैसे लाखों निवेशकों को ठगा है और उसके प्रोमोटरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि पैसों के नुकसान के बारे में विकास को थोड़ा दुख होता है। वो भुगतान का आभार व्यक्त करता है कि उसने इस कंपनी के साथ नौकरी नहीं पकड़ी थी। लोगों को ठगने के लिए ये योजनाएं बेहद लोकप्रिय है। योजनाकारी अपने निवेशकों के मासिक निवेश पर
कुछ पैसों की वापसी का वादा करता है। चूंकि निवेशकों को पहले भुगतान पर पैसे वापस मिल जाते हैं, इसलिए समुदाय में खबरें फैलने लगती है और अधिक लोग योजनाकारी के योजना में निवेश करना चाहते हैं। पहले कुछ महीनों में सफल निवेश अधिक निवेशकों को सिस्टम में अपना पैसा लगाने के लिए आश्वस्त करता है। जब योजनाकारी के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो सिस्टम बिखर जाता है और आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। आरबीआई में बैंकिंग, बीमा और पेंशन योजनाओं के लिए विभिन्न शिकायत निवारण प्रकोष्ठ हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। बैंक के साथ किसी भी समस्या के मामले में पहला कदम बैंक के शाखा प्रबंधक को शिकायत पत्र जमा करना है। आप समस्या समाधान के लिए 1 महीने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत को अस्वीकार कर देता है या आप समाधान से खुश नहीं हैं, तो आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। हम cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा हम शिकायत का एक पत्र निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं। हम भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI को एक पत्र, फोन या ईमेल द्वारा सूचित कर सकते हैं और बीमाकर्ता को भी सूचित कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से हम एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली यानी कि IGMS पोर्टल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो बीमाकर्ता के पास जाएगी। शिकायतें www.igms.irda.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है या आप टोल फ्री नंबर 155-255 या 1800-425-4732 पर कॉल कर सकते हैं। पेंशन से जुड़ी समस्याओं के लिए हम निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA पेंशन संबंधी शिकायतों या धोखाधड़ी के लिए संपर्क करने वाली संस्था है। आवेदन ऑनलाइन हो सकते हैं। www.cra-nsdl.com/CRA या आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-222-0। अगर आप चाहें तो आप इस एड्रेस पर शिकायत पत्र लिख सकते हैं। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ PFRDA, पहली मंजिल, ICADR बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 6, वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 2, नई दिल्ली 110070। जब तक आपको संतोषजनक समाधान नहीं मिल जाता है, तब तक आपको मामले से जुड़े पत्र व्यवहार का अनुसरण करना होगा। टेक्नोलॉजी के तेजी से उपयोग के कारण आजकल साइबर अपराध व्यापक रूप से प्रचलित हैं। ऐसे अपराध इसलिए भी प्रचलित हैं क्योंकि ये करने में काफी आसान और किफायती होते हैं। इन अपराधों की शिकायत के लिए अलग विभाग है। सभी जिला मुख्यालयों में ऐसे संभाग होते हैं। ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध हैं। इन्हें साइबर क्राइम सेल के नाम से जाना जाता है। शिकायत करते समय सारी जानकारी सबूत के तौर पर जमा की जाती है। इनमें शामिल हैं प्राप्त हुआ SMS, प्राप्त हुआ ईमेल या SMS के हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ लिखित शिकायत, कंपनी का नाम, आपके बैंक का खाता नंबर, धोखाधड़ी से जुड़ी सारी आवश्यक विशेषताएं। शिकायतों को ऑनलाइन एवं नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR फॉर्म के द्वारा दर्ज किया जा सकता है। शिकायत ऑनलाइन जमा करना पसंद किया जाता है। शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है।